स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मोशन एंड फोर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के अंदर लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम सर्कुलर मोशन के अंदर उसके हवाले से डिस्कस करेंगे, और एक होता है लीनियर मोमेंटम, जबकि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे, इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास हो और किसी वेलोसिटी के साथ वो कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो उस वक्त उस बॉडी के अंदर एक मोमेंटम होता है। उस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर मोमेंटम कहते हैं, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मोमेंटम की वो लिखते हैं डिफिनीशन। मोमेंटम इज बेसिकली मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और दूसरी जो चीज़ है स्टूडेंट्स, इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन मीटर, या फिर इसको आप केजी मीटर पर सेकंड से बता सकते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आता है? केजी मीटर पर सेकंड, और या फिर इसको आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो। और डायमेंशन के एतबार से अगर हम समझ ले मोमेंटम को, तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम P होता है। इस डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा? m/LT - 1। मोमेंटम का डायमेंशन ये होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, लीनियर मोमेंटम के अंदर हम क्या समझेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मोमेंटम का जो फैक्टर होता है वो कब समझने के लिए हमारे सामने आता है, वो ये होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो अगर उस बॉडी को हमें स्टॉप करना है, अगर रोकना है, तो सबसे पहली चीज उसको रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो फोर्स ग्रेटर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। दो फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स? उसमें जो दो फैक्टर्स हैं, मास और वेलोसिटी के दो फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर एक कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, मिसाल के तौर पर ये एक कार है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ये किसी ट्रैक पे मूव कर रही है, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? इस कार के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। जो कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो मैंने फोर्स लगाई, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया स्टूडेंट्स 10 न्यूटन। इसी तरह इसी ट्रैक के ऊपर एक साइकिल आ रही है स्टूडेंट्स, एक साइकिल आगे की तरफ आ रही है, और जब मैं इसको रोकना चाहूंगा, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ स्टूडेंट्स आ रही है, तो इस साइकिल को रोकने के लिए मैं फोर्स लगाता हूं स्टूडेंट्स 5 न्यूटन। तो अब आप लोग हैरान हुए होंगे कि कार को स्टॉप करने के लिए बेसिकली 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाई, और एक साइकिल को स्टॉप करने के लिए आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई। तो बेसिकली क्या हुआ? दोनों की जो वेलोसिटी थी वो भले ही सेम थी, मगर दोनों का मास क्या था स्टूडेंट्स? डिफरेंट था। एक का मास, कार का मास जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। मिसाल के तौर पर कार का मास 400 न्यूटन होगा, और साइकिल का मास मिसाल के तौर पर 400 किलोग्राम होगा, और साइकिल का मास 20 किलोग्राम होगा। भले ही दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मास डिफरेंस की वजह से इनका मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स? डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बराबर होता है। अपर केस के लिए मोमेंटम का रिलेशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? मास कितना है कार का? 400, और वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 400 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा 4000
न्यूटन मीटर। इसका मतलब इस कार का मोमेंटम कितना है स्टूडेंट्स 4000 न्यूटन मीटर। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी स्टूडेंट, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सम टाइम अगर हम सेकंड केस को समझने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास कितना है साइकिल का 20 और वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स 10, वेलोसिटी दोनों में सेम है। अब मोमेंटम कितना आएगा स्टूडेंट्स 200 न्यूटन मीटर। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स दोनों केसेस में जो मोमेंटम की वैल्यू है, एक में 4000 न्यूटन मीटर आई है और एक में 200 न्यूटन मीटर आई है। तो दोनों केसेस में जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या है डिफरेंट है, जिसकी वजह से लगने वाली फोर्स भी क्या होगी स्टूडेंट्स डिफरेंट होगी। इसका मतलब अपर केस में फोर्स ज्यादा लगेगी, लोअर केस में फोर्स कम लगेगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर इस साइकिल की बजाय अगर मैं कह दूं यहाँ पर, अगर इस साइकिल को हटा दूं, इसी गाड़ी को लेकर आऊं, इसी गाड़ी को अगर मैं लेकर आऊं इस तरह, अभी यहां पर अगर मैं इसी गाड़ी को यहां नीचे लेकर आऊं, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, अगर इसके ऊपर फोर्स लगाना हो स्टूडेंट्स, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस गाड़ी की वेलोसिटी को क्या कर दूं स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड कर दूं, तब लगने वाली मोमेंटम भी क्या होगी स्टूडेंट्स चेंज होगी। वो क्यों चेंज होगी, आप लोगों को पता है दोनों का मास भले ही सेम है, हमारी वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स अब डिफरेंट हो गई है। अब इस केस में 4000 न्यूटन मीटर आया, अब इस केस में मास सेम है 4400 और वेलोसिटी क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑल ओवर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या आएगी स्टूडेंट्स चेंज आएगी। तो इसका मतलब 2000 न्यूटन मीटर। नीचे वाले केस में हमें इसी कार को रोकने के लिए जो कि मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, इसी कार को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है स्टूडेंट्स 2000 न्यूटन मीटर। जबकि इस केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो मोमेंटम की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है 4000 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब फोर्स हम इस पर क्या लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे, और इस केस में फोर्स हमारी क्या होगी इससे कम होगी अपर केस की। क्यों, इसका जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स कम है, तो इसको रोकने के लिए हमें फोर्स क्या करनी पड़ेगी कम लगानी पड़ेगी। किसी ट्रैक पर किसी हाईवे पर चलने वाली ट्रक का मोमेंटम और किसी हाईवे पर चलने वाली एक कार का मोमेंटम आप लोग कम मत समझना। कार भले ही तेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ट्रक भले ही स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मगर दोनों का मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स ज्यादा होगा। क्यों, कार की भले ही मास कम है मगर वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से मोमेंटम पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। जबकि ट्रक का मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, फिर भी मोमेंटम पर इंपैक्ट क्या होगा स्टूडेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा लगेगा और फोर्स आपको ज्यादा देनी पड़ेगी दोनों केसेस को समझने के लिए और उन दोनों केसेस को स्टॉप करने के लिए, कार का केस भी और ट्रक का केस भी। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये था मोमेंटम के हवाले से। अगर इसमें एक और कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो वो ये है, मिसाल के तौर पर दो बॉडीज हैं जिनका मोमेंटम क्या है सेम आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक ट्रक का केस में आप लोगों के सामने पेश करता हूं। ये एक गाड़ी है, मिसाल के तौर पर गाड़ी की वेलोसिटी है 50 और गाड़ी का जो मास है वो कितना है 5। जबकि यही एग्जांपल मैं ट्रक की देता हूं। ट्रक का मिसाल के तौर पर ये ट्रक है, इसका मास 50 है और जिस वेलोसिटी से आगे आ रहा है इसका मिसाल के तौर पर 5 है। जब आप इन दोनों केसेस में मोमेंटम लेंगे तो फर्स्ट केस में मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको मास m1, इसकी वेलोसिटी को v1 कहें। मास कितना है, मास की वैल्यू है 5 और वेलोसिटी की वैल्यू है 50, तो कितना आएगा 250 न्यूटन मीटर। और इसी तरह सेकंड केस के लिए जब आप निकालेंगे तो m2 v2 और p2 इज इक्वल टू मास कितना है सेकंड केस में 50 और वेलोसिटी कितनी है 5, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट सेम होगा। इसका मतलब दोनों पर लगाई जाने वाली फोर्स इन दोनों को रोकने के लिए सेम लगेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं P1 बराबर है किसके P2 के। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ
दोनों का मोमेंटम का प्रोडक्ट क्या है, बराबर है। इसका मतलब m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इस रिलेशन को इस तरफ लेकर आएंगे तो मासेस को एक तरफ v1 अपान v2, ये वो रिलेशन बनेगा दोनों के मोमेंटम के रिस्पेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को लीनियर मोमेंटम के हवाले से कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ साथ हम लास्ट जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाइंड अप कर देंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है वो अब हम लोग फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन निकालना चाहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के और फोर्स के दरमियान रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम कंसीडर टू बॉडीज, हम दो कंसीडर अ बॉडी, एक ही बॉडी को कंसीडर करेंगे जिसका मास क्या है, m1 है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स एक बॉडी है जिसका मास कितना है, मिसाल के तौर पर इसका मास m1 है। किसी वेलोसिटी के साथ, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, किसी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये किसी पाथ में, किसी रास्ते में मूव कर रही थी। अचानक से इसके ऊपर पीछे की जानिब से एक फोर्स लगा। फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा जबकि मास में चेंज नहीं आता। जैसे ही फोर्स लगा इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। और मास क्या है, वही मास ही है। चेंज आया वेलोसिटी में, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन पैदा होती है। और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर होता है, एक्सेलरेशन A is equal to change in velocity divided by time। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। इसका मतलब चेंज किसी न किसी टाइम में आया होगा, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इसको समझने की कोशिश की। फाइनल माइनस इनिशियल, इसको आप लिख सकते हो फिर से चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम की फॉर्म में। आप इस तरह इसको क्लियर कर लें। इसी तरह आगे जाके आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फोर्स की जगह पर आप क्या लगा दें, आप न्यूटन मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में रिलेशन देखना चाहते हैं। F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें। जैसे ही पुट कर देंगे तो डेल्टा v अपान डेल्टा t वेक्टर। जैसे ही पुट कर देंगे f की वैल्यू क्या आ गई, मास चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा t आया। और m डेल्टा v किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, मोमेंटम के बराबर होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को F इज इक्वल टू ma के बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं। और दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फोर्स और मोमेंटम के रिस्पेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, वो बराबर है किसके, वो इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं था, ये जो दो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताए हैं बहुत ही इजी कंसेप्ट थे। तो बस आप लोगों को इन थोड़े से इजी कंसेप्ट्स को सही तरीके से आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और स्पेशली मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स के हवाले से जितने भी कंसेप्ट्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, अगर आप लोगों के माइंड के अंदर तो आप पूछ सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ये मसले डिफिकल्टीज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।